गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, अब हम कक्षा 10th की जो संशोधित लेसन है वही पढ़ रहे हैं। और जो संशोधित लेसन है उसमें हमने लास्ट लेक्चर जो पढ़ा था वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। बच्चों, ये एक निबंध है जिस निबंध में ये बताया गया है कि जो हमारे देश के सुशिक्षित पंडित हैं और जो ये सोचते हैं कि हम स्त्री शिक्षा का विरोध करेंगे तो स्त्री शिक्षा कहीं बाधित हो जाएगी, जो उनकी ऐसी सोच है उस सोच का यहाँ विरोध किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बच्चों, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि दलीलें दी गई थी कि पंडित लोग दलीलें देते हैं। पेज नंबर 54 पे हम पढ़ रहे थे। हमने 2 दलीलों तक पढ़ लिया था कि पंडित लोग जो हैं वो दलील देते हैं, यानी तर्क देते हैं और कहते हैं कि प्राचीन समय में स्त्रियों को पढ़ाने की कोई चाल नहीं थी, अर्थात स्त्रियों को पढ़ाने के कोई नियम कायदे कानून नहीं थे। बस वो ऐसे ही परिवार में अपनी इच्छा से अपने भाई द्वारा या अपने पिता द्वारा कुछ ज्ञान अर्जित कर लेती थी। अब उसी में हमने दूसरा तर्क पढ़ा था कि प्राचीन समय में शकुंतला जैसी जो स्त्री जो अपने एक ऋषि के आश्रम में अपने पिता द्वारा कुछ ज्ञान अर्जित कर पाई थी, उसने अपने पति को अनायास ही जो संस्कृत में श्लोक कह डाला, उसने ऐसा अनर्थ कर दिया कि वो अनर्थ ही शकुंतला के लिए दुर्भाग्य की बात बन गया। ऐसा वो पंडित मानते हैं। बच्चों, यहाँ उस शकुंतला के द्वारा कही गई बात को गलत कहा गया, जबकि वास्तविकता में कोई भी व्यक्ति जब दुखी होता है तो वो अपने मुंह से कुछ भी बोलता ही बोलता है। इसमें शिक्षा को जिम्मेदार ठहराना कहाँ सही है, ये बात हमें समझ में नहीं आती है। और यही बात द्विवेदी जी ने यहाँ पर कही है कि जो भी चीज़ है वो चीज़ यहाँ पर गलत कैसे कही जा रही है। अब जैसे बच्चों कुछ इसमें ऐसे शब्दार्थ हैं जो शब्दार्थ, अब जैसे दलीलें शब्द है तो दलीलों का मतलब होता है तर्क देना। जैसे शब्द है दलीलें, तो दलीलें शब्द का मतलब है तर्क। तो ये आपको पता होना चाहिए कि दलीलें शब्द जो है वो क्या है। तो जो इसमें कठिन शब्द होंगे बच्चों वो आपको बता दिए जाएंगे। अब जैसे इसमें शब्द लिखा हुआ है आपके, जो हमने पढ़ा था कि विद्यमान यानी उपस्थित, जो भी तर्क है जो दिखाई दे रहा है वो कैसे प्रकट हो रहा है। अब हम तीसरी दलील पढ़ रहे हैं, यानी तीसरा तर्क पढ़ रहे हैं। जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपढ़ों की भाषा थी। अब अपढ़ों की भाषा क्या है? यहाँ अपढ़ों की भाषा किसे कहा गया है बच्चों? ये मैंने आपको बता दिया था कि अपढ़ यानी अनपढ़, तो वो अनपढ़ याद रखना है कि इन्होंने अपढ़ शब्द लिखा है। अपढ़ या अनपढ़, तो ये किसको कहा है इन्होंने? बिना पढ़ा, यानी जिसने कोई पढ़ाई नहीं की। अब यहाँ अपढ़ शब्द, अनपढ़ शब्द जो है वो किसके संदर्भ में है? प्राकृत भाषा के संदर्भ में है। प्राकृत भाषा, ये ध्यान रखना है बच्चों। वैसे अनपढ़ और अपढ़ का मतलब होता है बिना पढ़ा लिखा, अर्थात जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा। लेकिन यहाँ इस चैप्टर में इसे प्राकृत भाषा के संदर्भ में दिया गया है। मतलब अपढ़ या अनपढ़ भाषा वो किसे कहा गया है? अपढ़ भाषा या अनपढ़ भाषा, ये किसे कहा गया है? प्राकृत भाषा के संदर्भ में कहा गया है।
तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अनपढ़ और अपढ़ का मतलब तो कम पढ़ा लिखा होता है या नहीं पढ़ा लिखा होता है, लेकिन यहाँ प्राकृत भाषा जो पढ़ते थे उस समय, जैसे बच्चों आप इसको समझो कि आप जैसे राजस्थान में रहते हैं और घर में जयपुर में ढूंढाड़ी बोलते हैं, जोधपुर में मारवाड़ी बोलते हैं, तो वो अपने प्रांत से संबंधित जो हम मातृभाषा बोलते हैं, हम जो अपनी बोली बोलते हैं, बस वो प्राकृत भाषा उस समय चलन में थी। तो उस समय जो साहित्य रचना प्राकृत भाषा में हो गई, तो हमारे देश के जो संस्कृत के पंडित हैं उस प्राकृत भाषा को क्या बोलते हैं? अपढ़ भाषा या अनपढ़ों की भाषा। अतएव नागरिकों को भाषा की बात तो दूर रही, अपढ़ गंवारों की भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है। मतलब ये है कि स्त्रियों को यदि हम ये प्राकृत भाषा पढ़ा रहे हैं तो हम पूरी तरह से स्त्रियों को बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है, तथापि हम 2-4 बातें लिख देते हैं। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। अब यहाँ लेखक ने दलील दी है कि नाटकों में या साहित्य रचना में कहीं भी यदि स्त्री क्या बोल रही है? अपढ़ भाषा बोल रही है, यानी प्राकृत भाषा बोल रही है, तो वो उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है, बल्कि अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत ना बोल सकती थी। संस्कृत ना बोल सकना ना अपढ़ होने का सबूत है और ना गंवार होने का। अब जैसे बच्चों आज इंग्लिश है, हर बच्चा इंग्लिश नहीं बोल सकता, लेकिन हिंदी हर कोई बोल सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे घरों में हिंदी बोली जाती है। हम अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं या फिर अपनी एक प्रांतीय बोली का प्रयोग करते हैं। हम यदि राजस्थान के हैं तो हम ढूंढाड़ी बोलते हैं, जोधपुर के हैं तो मारवाड़ी बोलते हैं, झुंझुनू साइड के हैं तो शेखावाटी बोलते हैं। वो वहाँ उस प्रांत जिले की संबंधित कुछ बोलियाँ हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। तो ठीक वैसे ही इंग्लिश तो सब नहीं बोल पाते ना, वैसे ही उस समय वो स्त्रियाँ अपने जो मूल बोली थी उनकी वो प्राकृत थी और वो प्राकृत का प्रयोग करती थी। तो उस समय के पंडितों का मानना था क्योंकि वो संस्कृत नहीं बोल पाती थी तो वो गंवार कही जाती थी कि इनको केवल गंवारों की भाषा आती है। जबकि प्राकृत भाषा, मैंने बता दिया बच्चों आपको पहले लेक्चर में कि प्राकृत भाषा इतनी समर्थ भाषा थी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बहुत सारे ग्रंथ प्राकृत भाषा में ही लिखे गए थे। अच्छा, तो उत्तर रामचरितमानस में ऋषियों की वेदांत वादनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? अब देखिए, उत्तर रामचरित जो है उसमें ऋषियों की वेदांत वादनी यानी वेदों को बोलने वाली पढ़ने वाली जो पत्नियां थी वो उस समय कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवार संस्कृत थी? मतलब वो संस्कृत प्राकृत संस्कृत ही थी। भवभूति, कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं उस जमाने में सुशिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। अब यहाँ लेखक ने तर्क दिया है कि उस समय भवभूति और कालिदास के समय में यद्यपि जो पुरुष प्रधान समाज होता था वो यद्यपि संस्कृत भाषा का प्रयोग करता था, लेकिन उनकी जो पत्नियां घर में रहती थी वो प्राकृत भाषा का ही प्रयोग करती थी। और इसीलिए उस समय के बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो ग्रंथ रचना किए गए वो ग्रंथ रचना जो थे वो प्राकृत भाषा में ही किए गए, क्योंकि जन धन की जो भाषा थी संस्कृत, जैसे आज की इंग्लिश है वैसी उस समय की संस्कृत थी, वो हर व्यक्ति ना तो बोल सकता था ना उसका प्रयोग कर सकता था। तो हर व्यक्ति जो भाषा बोल सके उसी में ग्रंथ रचना की गई। तो क्या ग्रंथों की रचना गलत थी? हम इस बात को इस रूप में समझें, क्या उस समय प्राकृत बोलना गलत था? जैसे आज हर बच्चा इंग्लिश नहीं बोल सकता, हिंदी बोल सकता है, मारवाड़ी बोल सकता है, ठीक वैसे ही उस समय हर व्यक्ति या हर स्त्री संस्कृत नहीं बोल सकती थी, क्योंकि उसको पढ़ना सीखने के लिए एक नियमबद्ध प्रणाली की ज़रूरत थी और वो स्त्रियों के लिए संभव नहीं थी। तो यही बात इन्होंने कही है
कि ये बात गलत है कि यदि वो प्राकृत में बोलती हैं तो आप उन्हें गंवार या अपढ़ भाषा कह दें। इसका क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत ना थी? अब आप ये कहिए कि जो इंग्लिश बोलते हैं या जो संस्कृत बोलते हैं, यदि उन लोगों को ये कहा जाए कि वो अपने घर में अपनी बोली में बात नहीं कर सकते, तो आपको कितना अजीब लगेगा। आज चाहे कोई कितना ही पढ़ा लिखा है, जब घर पहुंचता है तो अपनी जो उनकी मातृ बोली है उस बोली का प्रयोग करता है और उसमें बोलकर उसको बड़ा सुकून मिलता है, उसको अच्छा लगता है क्योंकि वो अपनी बोली में बोल रहा है। एक प्रेम है उसकी बोली में, एक मिठास है। ठीक वैसे ही उस समय प्राकृत भाषा में भी एक मिठास हुआ करती थी। तो यहाँ लेखक ने वही बात कही है कि कौन कहता है कि उस समय बोलचाल की भाषा प्राकृत नहीं थी। सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा ना होती तो बौद्धों और जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते। अब देखिए वही बात आ गई, कितना बड़ा तर्क इन्होंने दिया है कि यदि उस समय प्राकृत भाषा चलन में ना होती तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बहुत सारे ग्रंथ उस समय प्राकृत में क्यों लिखे जाते। कैसा हुआ कारण? यदि आज हम ये कहें कि नहीं, इस समय हमारी कोई भी बोली जो है वो प्रधान है और उसमें साहित्य रचना हो रही है, साहित्य सृजन हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि राजस्थान प्रांत के बहुत सारे लोग उसे पढ़ सकें। अब वैसा ही उस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म पूरे भारत में प्रसिद्ध था। उन्होंने ये सोचा कि सबसे ज़्यादा जो बोली है, सबसे ज़्यादा जो भाषा है, कौन सी है? प्राकृत है, जिसको हर जनमानस का व्यक्ति प्रयोग में लेता है, हर व्यक्ति जिसका उपयोग कर सकता है, प्रेम के साथ जिसको बोल सकता है। तो जब हर व्यक्ति के लिए प्राकृत भाषा सहूलियत से अपनाई जा रही है तो क्यों ना वो उस प्राकृत भाषा में ही साहित्य सृजन करे। तो यही कारण था कि उस समय इतने सारे ग्रंथ, जिसमें आप सोच भी नहीं सकते, 1000 ग्रंथ की आसपास संख्या मानी जाती है, तो वो हजारों ग्रंथ जो लिखे गए, उन ग्रंथों को प्राकृत में लिखने का यही कारण था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें पढ़ सकें। सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृत यदि उस समय प्रचलित भाषा ना होती तो बौद्धों और जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते। भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृत ही में क्यों उपदेश देते। अब सोचिए, शाक्य मुनि आज से कितने साल पहले उन्होंने जो उस समय उपदेश दिए थे, जो आज भी ग्रंथ के रूप में उपलब्ध हैं, तो वो जो उपदेश थे वो उस समय भी प्राकृत में क्यों दिए गए। अब बच्चों आप सोचिए, आप घर बैठे हैं, अभी मैं इस हिंदी को हिंदी में पढ़ाने के साथ साथ कुछ इंग्लिश में ही समझाने शुरू कर दूं, तो आपको क्या वो समझ में आएगा? मैं एक लैंग्वेज पढ़ा रही हूँ और लैंग्वेज में भी मैं हिंदी भाषा पढ़ा रही हूँ, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उसे हिंदी में ही बोला जाए। अब यदि आप कहीं उसे समझ ना पाए तो आपकी बोली में उसे समझाने का प्रयास किया जाए। तो उस समय के लोग जो प्रवचन देते थे, जो लोगों को समझाते थे, जो शाक्य मुनि जैसे महान विद्वान थे, उन्होंने प्राकृत भाषा का प्रयोग क्यों किया था? क्योंकि प्राकृत भाषा ही उस समय बोलचाल की भाषा थी। तो यहाँ इन्होंने ये तर्क क्यों दिया है बच्चों? ये तर्क उन्होंने इसीलिए दिया है जिससे वो ये बात स्पष्ट कर सके कि जो लोग ये कहते हैं कि उस समय की पंडितों की स्त्रियां भी प्राकृत भाषा का प्रयोग करती थी, तो वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो अपढ़ थी। जो अपढ़ शब्द का प्रयोग है वो अपढ़ थी। तो ये जो शब्द उन्होंने लगाया है उनको अपढ़ नहीं कह सकते, क्योंकि प्राकृत भाषा उस समय एक संपूर्ण जनमानस की भाषा थी और बहुत सारे लोग उसका प्रयोग करते थे। कोई गिने चुने लोग ही संस्कृत भाषा जानते थे। तो हम संस्कृत भाषा को प्राकृत भाषा की तुलना में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध नहीं कर सकते। यद्यपि हर भाषा का अपना अस्तित्व होता है, अपनी पहचान होती है और एक समय होता है जब उसका चलन बहुत होता है। तो यहाँ ये बात कही गई है कि प्राकृत का प्रयोग करने वाले अपढ़ नहीं कहे जा सकते। भगवान शाक्य मुनि और उनके चेले प्राकृत में ही क्यों उपदेश देते थे?
बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी। मतलब साफ कहा गया है, बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ ये बहुत प्रसिद्ध है बच्चों। बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक ग्रंथ है, 3 ग्रंथ है ये, और तीनों ग्रंथों में जो जिन रचनाएं, जिन प्रकार से उन्होंने समाज से संबंधित, व्यक्ति से संबंधित, धर्म से संबंधित जो बातें उसमें कही गई हैं, वो सब प्राकृत भाषा में ही लिखी गई हैं। तो उन्होंने प्राकृत भाषा में रचना क्यों की होगी बच्चों? केवल इसीलिए क्योंकि सर्वसाधारण की भाषा उस समय प्राकृत ही थी। अब यदि मैं कुछ और भाषा बोलूं तो वो आपके लिए कालाक्षर भैंस बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक वैसे ही जो भाषा सब समझ सके उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यही तर्क यहाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी दे रहे हैं और उनका कहना है कि जो लोग ये मानते हैं कि प्राकृत भाषा बोलने वाले उस समय गंवार होते थे, वो चीज़ सही नहीं है। इसलिए स्त्रियों को पढ़ाने के संदर्भ में, उनके प्राकृत के संदर्भ में हमें ऐसे कुतर्क नहीं देने चाहिए। जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य, कुमार पाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए, वे यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अपढ़ और गंवार ही कहा जाएगा। अब क्या बात कही जा रही है कि उस जमाने में जिन लोगों ने क्या किया था कि पंडितों ने गाथा सप्तशती लिखी थी, सेतुबंध महाकाव्य और कुमारपाल चरित जैसी रचनाएं प्राकृत भाषा में हुई थी उस समय। तो उस समय के उन लेखकों को क्या हम आज के समाज में गंवार कहेंगे, अपढ़ कहेंगे? इसका एक और उदाहरण है बच्चों। यदि आज मान लीजिए हमारी मातृभाषा हिंदी है, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। अब यदि आप बंगाल में रहते हैं या आप महाराष्ट्र में रहते हैं, आप गुजरात में रहते हैं तो आप गुजराती बोलेंगे, आप राजस्थान में रहते हैं तो आप राजस्थानी बोलेंगे, आप महाराष्ट्र के हैं तो आप मराठी बोलेंगे। ऐसे जो अलग अलग प्रांत हैं हमारे भारत में, वहाँ अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होता है। यद्यपि राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, लेकिन संपूर्ण महाराष्ट्र प्रांत में यदि किसी ऋषि को, यदि किसी मुनि को या किसी राजनेता को एक जन जागरण लाना हो, बहुत ध्यान से समझिए, यदि एक जन जागरण लाना हो या एक जागृति पैदा करनी हो तो वो अपना भाषण किस भाषा में देगा? यदि उसे लगता है कि वहाँ बैठी भीड़ आधी से ज़्यादा या ज़्यादा से ज़्यादा जो भीड़ है वो मराठी बोलने वाले हैं, हिंदी नहीं समझने वाले हैं, तो निश्चित ही उस राजनेता को मराठी भाषा में अपनी जन जागृति का भाषण देना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं है बच्चों, क्योंकि यद्यपि हमारी भाषा, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, लेकिन अपनी मिठास को दिखाने के लिए या अपने मन को संतुष्टि देने के लिए, जैसे हम घरों में राजस्थानी बोलते हैं, वैसे ही महाराष्ट्र का जो बच्चा है वो मराठी बोलता है। तो हम उनसे ईर्ष्या कैसे कर सकते हैं? हम उन्हें गलत कैसे ठहरा सकते हैं? यहाँ जो तर्क है मुख्य रूप से वो तर्क यही है कि जो पंडित ये कहते हैं कि स्त्रियां प्राकृत बोलती थी तो वो गंवार थी, तो क्या ये सारे लोग जिनके नाम दिए हैं यहाँ पर, बौद्ध धर्म, ग्रंथ धर्म, त्रिपिटक ग्रंथ, कुमार चालपरित, शाक्य मुनि के भाषण, ये सब क्या गंवार भाषा का प्रयोग करते थे? तो ये तर्क हमें समझने हैं कि प्राकृत भाषा उस समय बोलचाल की भाषा थी, इसलिए लोगों ने उसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया है। आप स्त्रियों के रूप में यदि उस भाषा का प्रयोग किया जाता है तो उन्हें गंवार नहीं कह सकते हैं। अगला जो तर्क है, हिंदी, बंगला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत ही हैं। शौरसैनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थीं। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह की हिंदी, बंगला, मराठी
आदि भाषाएं पढ़कर उस जमाने में हम हो सकते थे। फिर प्राकृत बोलना अपढ़ होने का सबूत है, ये बात कैसे मानी जा सकती है? अब आप समझिए क्या कहना चाहते हैं। जैसे आज एक बंगाली भाषा पढ़कर बंगाल में एक अच्छा पत्रकार बन सकता है। आज राजस्थान की कोई पत्रिका है, निकल रही है, और जिसको अच्छे से राजस्थानी भाषा आती है वही उस पत्रिका का संपादक बनेगा, क्योंकि उसे उस चीज़ की बहुत अच्छी से नॉलेज है। वो अच्छे से जानता है कि राजस्थानी भाषा में कैसी भावधारा होनी चाहिए। तो जो व्यक्ति जिस भाषा का जानकार होगा वही तो उसमें रोजगार प्राप्त कर सकेगा। तो यहाँ लेखक ने तर्क दिए हैं कि जैसे बंगाली व्यक्ति बंगाली का प्रयोग करेगा और बंगाली में ही काम करेगा, राजस्थानी व्यक्ति जिस प्रकार राजस्थानी भाषा का प्रयोग करेगा राजस्थान में काम करेगा, ठीक उसी प्रकार मराठी व्यक्ति मराठी भाषा का प्रयोग करते हुए अपने जनसंचार में मराठी भाषा का प्रचार करेगा। ठीक वैसे ही उस समय बोलचाल में प्राकृत भाषा थी और वो प्राकृत भाषा का ही प्रयोग होता था। इसलिए किसी भी प्रकार से ये बात नहीं कही जा सकती कि उस समय की प्राकृत भाषा गंवारों की भाषा थी। जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत न थी, चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते थे। अब बच्चों देखिए, इसमें जो कठिन शब्द आए, अब जैसे जो कवियों के नाम हैं वो सब अलग अलग हैं, भवभूति कालिदास ये कवियों के नाम हैं, जो कवियों के नाम हैं वो अलग हैं। उसके अलावा इसमें जो सर्वसाधारण यानी सभी की, सर्वसाधारण शब्द का मतलब है सभी की, सर्वसाधारण शब्द का मतलब होता है आम व्यक्ति। मतलब आम व्यक्ति की भाषा। तो सर्वसाधारण का मतलब हो गया आम व्यक्ति की भाषा। तो सर्वसाधारण की भाषा उस समय कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत ना थी, क्योंकि हर व्यक्ति संस्कृत नहीं बोल पाता था। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते थे या बोल सकते थे। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया था। मतलब जो घरों में बोलते थे या आम बोलचाल में प्राकृत भाषा थी, क्योंकि हर व्यक्ति संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं कर पाता था। पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय न था। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो ऐसा आश्चर्य और उल्लेख उसका सही रहा हो पर नष्ट हो गया हो। पुराने जमाने में विमान उड़ते थे, बताइए उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र? बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे, दिखाइए जहाज़ बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ। अब देखिए बच्चों, यहाँ ये क्या कहना चाहते हैं कि लोगों ने जो तर्क दिए ना, पंडितों ने, ये उन तर्कों का खंडन कर रहे हैं। तो तर्कों का खंडन करते हुए इन्होंने बात बताई है कि प्रणाली, प्रणाली का मतलब है तरीका। प्रणाली, तो प्रणाली का मतलब है तरीका। यहाँ द्विवेदी जी का कहना है कि लोग ये कहते हैं कि प्राचीन समय में स्त्रियों को पढ़ाने की कोई नियमबद्ध प्रणाली नहीं थी, यानी ऐसा कोई तरीका दिखाई नहीं देता, कोई उल्लेख नहीं मिलता जिससे ये पता लगाया जा सके कि प्राचीन समय में स्त्रियां पढ़ती थी। अब यहाँ लेखक ने क्या तर्क दिया है कि प्राचीन समय में विमान उड़ते थे। हमने भी सुना है, आपने भी सुना है। यदि टीवी पर आपने रामायण अभी जो कोरोना काल में चल रही थी यदि देखी हो तो आपने देखा होगा कि रामचंद्र जी लंका से एक उड़ने वाले विमान में ही अयोध्या तक पहुँचे थे। जो विभीषण थे उन्होंने वो विमान दिया था और विमान वो एक्चुअल में रावण का ही था, लेकिन उस विमान के माध्यम से ही
वो अयोध्या तक पहुँचे थे। तो ये बातें कही जाती हैं कि उस समय उड़ने वाले विमान होते थे। यद्यपि हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर बनाने वाले आज के वैज्ञानिक हैं, लेकिन उस समय भी उड़ने वाले विमान होते थे। तो यहाँ लेखक का कहना है, क्या हमारे पास ऐसी कोई जानकारी है कि उस समय में जो उड़ने वाले विमान होते थे वो कैसे बनाए जाते थे, हम आज बना लें? यदि हम वैसे शास्त्र पढ़ लें तो क्या हम विमान बना सकते हैं? नहीं। तो क्या हवाई जहाज बनाने वाले, हेलीकॉप्टर बनाने वाले लोगों ने वो विमान के तरीके पढ़े थे? तो यहाँ लेखक का कहना है कि ये हम कैसे कह सकते हैं कि उस समय में स्त्रियों को पढ़ाने की कोई नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख नहीं है, क्योंकि प्रमाण नष्ट भी हो जाते हैं। हर प्रमाण को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। तो जब प्रमाण नष्ट भी हो जाते हैं तो हम फिर इतना क्यों सोच रहे हैं कि स्त्रियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, और ख़ास तौर से उनका प्राकृत बोलना तो अनपढ़ होने का प्रमाण है। वो संस्कृत तो पढ़ नहीं सकती, प्राकृत बोलती हैं तो वो अनपढ़ हैं। तो यहाँ लेखक ने तर्क दे दिए कि उस समय द्वीप द्वीपांतर यानी एक समुद्र के द्वीप से दूसरे समुद्र तक जाने के लिए, दूसरे द्वीप तक जाने के लिए उनके पास ऐसे ऐसे विमान होते थे कि वो उड़कर चले जाते थे, लेकिन हमारे पास उनके कोई प्रमाण नहीं है। ठीक वैसे ही ये बात माननी चाहिए कि जैसे वो प्रमाण नष्ट हो गए, ठीक वैसे ही स्त्रियों के पढ़ने के नियम वाले प्रमाण भी नष्ट हो सकते हैं। हम इस बात को ना समझें कि वो नष्ट नहीं हुए। पुराण आदि में विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देखकर उसका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडिताओं के नामों उल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गंवार बताते हैं। इस तर्क शास्त्रज्ञता और इस न्यायशीलता की बलिहारी। अब देखो बच्चों, इसमें लेखक का क्या कहना है कि यद्यपि पुराण आदि में विमान जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं का अस्तित्व दिखाया जा रहा है, जबकि उनके निर्माण कार्य का पूरा शास्त्र कहीं भी उपलब्ध नहीं है कि वो कैसे बनते थे, ये नहीं पता। बस ये मालूम है कि विमान होते थे। ठीक वैसे ही स्त्रियों की बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन स्त्रियों ने अपने तर्क वितर्क से बड़े बड़े पंडितों को हरा दिया था। तो ऐसे बड़े बड़े पंडितों को हराने वाली जो स्त्रियां थीं, उनके नाम बहुत मशहूर हैं, जैसे कि याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी मैत्रेयी, गार्गी, भारती, अनुसुईया, सीता, शकुंतला, ऐसी जो महान स्त्रियां थीं, उन महान स्त्रियों ने अपनी तर्क वितर्क की क्षमता से बड़े बड़े पंडितों को हरा दिया था। तो जो ऐसी महान स्त्रियों के उदाहरण जानते हुए भी ये कहते हैं कि स्त्रियां उस समय अपढ़ और गंवार होती थीं, तो वो वास्तव में ऐसे महान पंडित हैं जिनके लिए कोई शब्द और भाषा हमारे पास नहीं है। तो बच्चों, आज हमने जहाँ तक भी पढ़ा है, पेज नंबर 55 पर जो एंड हुआ है, वहाँ तक हमने जहाँ से शुरू किया था 54 से लेकर 55 तक, तो इसके बीच के आपके 2 प्रश्न आपको गृह कार्य में करने हैं। अब वो 2 प्रश्न जो गृह कार्य में हैं, वो ध्यान रखना है बच्चों आपको कि गृह कार्य में आपको 2 प्रश्न करने हैं। जो प्रश्न पीछे नहीं हैं, आपको वही प्रश्न करने हैं। द्विवेदी जी ने प्राकृत भाषा के समर्थन में कौन कौन से तर्क दिए? कौन कौन से तर्क दिए?
अब ये आपको ध्यान रखना है बच्चों कि द्विवेदी जी ने प्राकृत भाषा के समर्थन में कौन कौन से तर्क दिए। दूसरा प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 2 जो है वो है कि प्राचीन स्त्रियां जो थीं वो प्राचीन स्त्रियां प्राकृत भाषा बोलकर भी किस तरह से समाज में अपना एक स्थान बनाई हुई थी, क्योंकि प्राकृत भाषा जो थी वो सर्वसाधारण की भाषा थी। तो यहाँ आप शकुंतला का उदाहरण लीजिए। द्विवेदी जी ने शकुंतला के उदाहरण से क्या स्पष्ट किया? स्पष्ट किया। द्विवेदी जी ने शकुंतला के उदाहरण से क्या स्पष्ट किया? अब ये बात ध्यान देने की है बच्चों कि द्विवेदी जो हैं उन्होंने शकुंतला के उदाहरण से क्या बात स्पष्ट की। तो यहाँ ये बात आपको समझनी है। पहला जो दूसरा प्रश्न है उसमें है कि शकुंतला जो थी प्राकृत भाषा में दुष्यंत को एक श्लोक बोल पाई थी और वो श्लोक उसकी विद्वता का परिचय बन गया। तो यहाँ पंडितों ने कहा कि उसका वो श्लोक जो था वो अनर्थकारी था क्योंकि उसने राजा को गाली दी थी। लेकिन यहाँ जो बात कही गई है वो बात बिल्कुल सत्य है। तो शकुंतला के संदर्भ में द्विवेदी जी ने क्या कहा ये बात लिखी हुई है। पहला प्रश्न जो था द्विवेदी जी ने प्राकृत भाषा के समर्थन में क्या कहा कि प्राकृत भाषा उस समय सर्वसाधारण की भाषा होती थी। बौद्ध धर्म जैन धर्म के बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। शाक्य मुनि ने अपने प्रवचन सदैव प्राकृत भाषा में दिए थे और स्त्रियां प्राकृत भाषा का ही प्रयोग करती थी क्योंकि संस्कृत भाषा बहुत कम लोग ही जानते थे। इस तरह से आपको इस प्रश्नों का उत्तर लिखना है और ये प्रश्न बच्चों आपको गृह कार्य में जरूर करने क्योंकि पीछे ये प्रश्न नहीं है, पीछे के प्रश्न अलग हैं। तो रिपीट में कोई प्रश्न आपको नहीं दिया जाएगा। बाकी का लेसन हम अगले लेक्चर में पूरा करेंगे। धन्यवाद।